वो एक टेक्निकल इशू की वजह से जो है ना हमारा वो खत्म हो गया था अभी, मतलब वीडियो अचानक रुक गया था। अब हम लोग फिर से रिज्यूम करते हैं, ठीक है। मैं लाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो एक्टिविटी हमारी हुई जिसमें हमने अनियन बल्ब का स्ट्रक्चर को देखा माइक्रोस्कोप में, तो वो कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा था, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के दिखने के बाद क्या होता है कि जो है ना हम कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि जितना स्ट्रक्चर है इसमें, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 लगभग 13 इसमें सेल हमको दिख रहे हैं किसके? अनियन बल्ब के, ठीक है। तो लेकिन सबका स्ट्रक्चर देखिए कमोबेश एक ही जैसा है ना। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि सिमिलर टू ईच अदर, जितने सेल्स है ना एक जैसे दिखते हैं। सेल्स कैसे दिखते हैं? लगभग आइडेंटिकल कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ठीक है। ये जो है ना इस वीडियो का ये रहेगा, यानी पार्ट हमारा 2 रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो अचानक रुक गया था, ठीक है। दूसरा क्या था कि टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर। फिर क्या हुआ कि एक साथ जो है ना ये बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनियन बल्ब कहते हैं, पूरे ओवरऑल को, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमारा अनियन बल्ब जो है ना वो अलग साइज का होगा, यानी अनियन बल्ब अगर हमारा, मैं इस ऑब्जर्वेशन को लिख देता हूं अच्छे से ताकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनियन बल्ब जो है अगर हमारा ये कैसा हो? डिफरेंट साइज का हो, डिफरेंट साइज का हो, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर, सॉरी, हाँ, सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर होगा। मुझे देखिए ये बात महसूस होती है कि हो सकता है कि बीच में कहीं पे कैमरा हिल रहा हो या आपको थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो मैं सच कहता हूँ, आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो आपको वो सारी चीजें, जितनी खामियां हैं उतनी नजर नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब देखिए कि फिर क्या हुआ, अ, अगर हम बड़ा स्ट्रक्चर लेते हैं अनियन बल्ब का, डिफरेंट साइज का, फिर भी हमको इस सिमिलर स्मॉलर स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे, ठीक है। अब एनसीईआरटी में हमारा एक लाइन कहता है कि जो सेल्स है ऑनियन पील का वो एक ही जैसा दिखेगा रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। मतलब वो किसी भी साइज का अनियन का हो, अगर हमारा ये अनियन का साइज मान लीजिए इतना है, या हमारा अनियन इतना बड़ा है, ठीक है, किसी भी साइज का अनियन हो, अगर हम इससे लेते हैं पील को और हम माइक्रोस्कोप में अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो इन सब का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है? रिगार्डलेस ऑफ साइज जो है ना, साइज उसका कैसा भी हो, साइज, ठीक है, लेकिन जो उसका वो दिखेगा कैसे? ऑल लुक द सेम, सब सेम ही जैसा दिखेगा, ठीक है, अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इससे मतलब क्या कहते हैं, ये हम इन्फर करते हैं या हम ये नतीजा निकालते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अनियन बल्ब का, बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म जो है, ऑल ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? आर मेड अप ऑफ सेल के बने हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम अपने ही अगर चीक सेल को देखेंगे तो उसका भी स्ट्रक्चर मान लीजिए कि अब
उसका सैंपल आप इतना बड़ा ले लीजिए या फिर उसका सैंपल इतना लीजिए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, सिमिलर और स्मॉल तो दिखेगा ही। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, किसमें देखेंगे हम, माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारा जो है ना मतलब एक्टिविटी था। कौन सा एक्टिविटी है हमारा 5.1। 5.1 की एक्टिविटी में हमने ये देखा कि हमने क्या किया, एक अनियन बल्ब यानी प्याज का एक ये लिया, उससे उसके एक स्लाइस लिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें हमने ऑब्जर्व किया, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा था। और इसमें हमने ऑब्जर्व किया एक बात और है, जैसे ही हम इसको स्टेन करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा रिजोल्यूशन हो बल्ब का लाइट की वजह से, लेकिन देख लीजिए कि जैसे ही हम इसको उसमें ऑब्जर्व करते हैं, किसमें, मिसाल के तौर पर मैं ये बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर अगर इसको हम ऐसे ले, ठीक है, अब इसमें एक डार्क हमको स्पॉट दिखता है, ठीक है। डार्क स्पॉट का मतलब क्या हुआ, डेंस है थोड़ा, वो क्या है, डेंस, गाढ़ा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है ज्यादातर सेंटर में दिखता है हमको, कहाँ दिखता है, सेंटर में दिखता है ज्यादातर। अच्छा, इसमें कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस भी होंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक्टिविटी फर्स्ट से जो है मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग समझने की कोशिश हमने किया। आगे हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, एनसीईआरटी में ही, मैं यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ। एक बॉक्स बना हुआ है जिसका नाम है मोर टू नो। क्या नाम है, मोर टू नो, ठीक है। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और जीके टाइप वाला जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम का रहता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग इनलिस्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, शुरू करते हैं। इसका जो नाम है ना इस बॉक्स का, वो क्या नाम है, मोर टू नो, मोर टू नो, ठीक है, ठीक है। चूंकि हम लोग, मैंने इस चैनल का नाम ही रखा है डिकोड एनसीईआरटी, तो हम लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ रही है, ठीक है, मोर टू नो। अब देखिए, मोर टू नो जो हमारा ये है यानी बॉक्स है, एक ये बॉक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक। ये हमारा क्या कहता है, अब इसको मैं अच्छे तरीके से इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीजें भी है, ठीक है। पहला ये कह रहा है कि सेल जो है, क्या सेल, इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया, अभी हमने आपको बताया कि इसकी पहली बार डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1665 में किया था, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि उसने कैसे किया था, तो किसको ऑब्जर्व किया था, अब मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पे, किसको, कॉर्क स्लाइस को। कॉर्क स्लाइस कहाँ से लाया, बार्क ऑफ द ट्री से, ठीक है। अब उसको कैसा दिखा था वो, तो वो हनी कॉम की तरह दिखा था, ठीक। अच्छा, किसके थ्रू वो देखा था, तो उसने देखा था सेल्फ डिजाइन, सेल्फ डिजाइन, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, माइक्रो स्कोप,
इससे देखा था उसने, ठीक है। लेकिन अब ये तो ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन वो जो सेल देखा था ना, वो कैसा था, डेड, ठीक है। लेकिन अब एक बात याद रखिए कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो है ना, सबसे पहले बनाया, मतलब थोड़ा सा बेहतर तरीके से लीवेन हुक ने बनाया था। तो हमारा बॉक्स दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इंफॉर्मेशन कह रहा है कि जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है, यानी जो पहला माइक्रोस्कोप या बहुत पुराना किस्म का माइक्रोस्कोप है, इसको एक्सक्लूड करके, यानी रॉबर्ट हुक ने जो अपना बनाया था उसको हम छोड़ के अगर बात करें, तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप किसने बनाया, किसने बनाया, लीयू वेन हुक ने, ठीक है। ई होगा, ठीक है। कब बनाया, 1674 में, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने अभी क्या बताया, डेड सेल को सबसे पहले किसने देखा था, डेड सेल को सबसे पहले देखा था हमारे रॉबर्ट रॉबर्ट हुक भैया ने, ठीक है। लेकिन इसके बाद, ठीक है, लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा, लिवेन हुक ने देखा था। याद रखना है इस बात को, लिविन हुक ने, यानी लिविंग सेल्स को, यानी फर्स्ट टाइम किसने देखा, लिविन हुक ने देखा, ठीक है। लियू वेन हुक ने फर्स्ट टाइम किसको देखा, लिविंग सेल को। किसमें देखा, कहां देखा, इन पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी को उठाया, माइक्रोस्कोप जो उसने बनाया था उसके अंदर ले गया, देखा, तो उसको एक नई दुनिया वहां पे नजर आई, बहुत सारी चीजें तैरती तैरती नजर आ रही थी। तो उसको लगा कि अच्छा, ये तो जबरदस्त चीज है। तो शायद उसने रॉबर्ट हुक को जो है ना, इसकी फोटोज भेजी थी, सॉरी हाँ, रॉबर्ट हुक को, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा हमारा इंफॉर्मेशन कह रहा है बॉक्स में, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन हो गया, पहला क्या, सेल को पहली बार डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक, सेल हुक ने किया था। किसमें किया, कैसा सेल देखा, डेड सेल देखा। लेकिन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप पहले कौन बनाता है, लीवन हुक बनाता है, कब बनाता है, 1674, 1664 में। और इसने क्या देखा, पहले लिविंग सेल को देखा, कहाँ देखा, पॉन्ड वाटर में देखा। इतनी बातें अगर हमको समझ में आ गई, तो फिर हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, रॉबर्ट ब्राउन, देखिए एनसीईआरटी हो या कोई भी किताब है, उसमें साइंटिस्ट का जब नाम आता है तो आपको याद करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि असल में उन्हीं की कोशिशों के बाद हमको चीजें समझ में आ रही हैं। जिन चीजों को हम 2 मिनट में 3 मिनट में पढ़ लेते हैं, वो आप सोचिए कि किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल लगा करके वो ये किया है, मतलब क्या कहते हैं, डिस्कवरी किया है। तो उनको एट्रीब्यूट्स देने के लिए भी ये जरूरी है कि हम इंफॉर्मेशन को याद करें, हम देखें कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से डिस्कवरीज की हैं, उनके क्या कंट्रीब्यूशंस है। ये बहुत अच्छा जो है, मतलब हम अगर एजुकेशन को मतलब वो करते हैं, एजुकेटेड हैं, तो हमको ये सब चीजें याद रखनी चाहिए कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, डिस्कवर किया किसको, न्यूक्लियस को। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे ही हमने माइक्रोस्कोप पे सेल को देखने की कोशिश की, अनियन का, तो जो हमने उसको स्टेन किया था सेफ्रानिन से, ठीक है, कहीं कहीं आयोडीन का भी इस्तेमाल होगा, आगे देखेंगे। तो उसमें लगभग सेंट्रल के पोजीशन पर एक डार्क स्पॉट हमको नजर आता है, ठीक है, डार्क स्पॉट। ये तो किसको नजर आया होगा, ये रॉबर्ट हुक को भी नजर आया होगा, डार्क स्पॉट, ठीक है। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आई कि वो क्या है, ठीक है, या उसने उस तरीके से उसको गौर नहीं किया। उसने तो बस ये देखा कि जो हमारा कॉर्क सेल है ना, वो बहुत सारा कंपार्टमेंट है उसके अंदर में, यही बात इतनी गौर की उसने, उसके बाद तो कुछ नहीं गौर किया, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने देखा
कि नहीं, ये जो डार्क चीज है ये इम्पोर्टेंट है, इसको उन्होंने डिस्कवर किया। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि ये कहाँ पे है? बीच में है न्यूक्लियस। ये कब किया? 1831 में। देखिए डेट याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा ना तो बच्चों आपको याद हो जाएगा डेट, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बॉक्स है उसमें जो इंफॉर्मेशन हमारा पांचवा है, फिफ्थ इंफॉर्मेशन क्या कहता है? फिफ्थ इंफॉर्मेशन कहता है एक आदमी थे जिनका नाम था परकिंजी। ये इनका नाम पी से याद रखना है, ठीक है। हाँ, परकिंजी है शायद, हाँ मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये जो परकिंजी है, इन्होंने क्या किया? एक टर्म को क्वाइंड किया। क्वाइंड, क्वाइंड मतलब नाम दिया, क्वाइंड द टर्म। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन है, इसको इनलिस्ट कर दे रहा हूँ पैराग्राफ, सॉरी पॉइंट बना के, ताकि आपको मोर टू नो में है ये, मतलब जितना इंफॉर्मेशन है आपके बुक में उसके हिसाब से एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया गया, ठीक है। परकिंजी ने क्वाइंड किया किसको? टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, ये कब किया? तो 1839 में, ठीक है। 39 में किया। प्रोटोप्लाज्म क्या है? थोड़ी देर के लिए बस इतनी बात जो इसमें भी मेंशन है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आगे हम लोग साइटोप्लाज्म वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल है। फ्लूइड तो समझते हैं आप लोग, जो भी चीज तैर सकता है ना उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं, यानी वो मतलब वो बिल्कुल जो है वो नहीं है, सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, ठीक है। फ्लूइड सब्सटेंसेस, वाटर भी फ्लूइड होगा और हमारा जो हनी है वो भी फ्लूइड होगा, लेकिन हनी जो है वो आसानी से नहीं वो कर पाता है, तैर पाता है, ठीक है। और वाटर जो है आसानी से वो ये हो जाता है, क्यों? क्योंकि हनी की जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, अभी रहने देते हैं इसको, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। फ्लूइड सब्सटेंसेस ऑफ द सेल, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म। अब एक कंसेप्ट आएगा हमारा, वो कंसेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अगर हम इसको यहां से, ठीक है, ठीक, वो क्या है? एक चीज हो, एक कंसेप्ट है उसका नाम है सेल थ्योरी। देखिए मैं जो आपको नोट्स बना रहा हूं ना, समझा रहा हूं, जब लेक्चर हो जाएगा आप उस नोट्स को भी कंसीडर करेंगे तो वो बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा, तो उसमें ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए सेल थ्योरी को थोड़ा सा समझते हैं। ये सेल थ्योरी जो हमारा है ना, ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है क्लास 11th में। हमारा इसमें यानी 9th में लगभग 4-5 पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ वो क्या है, ठीक है। सेल थ्योरी जो है कहता है, पहली बात कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed ऑफ सेल्स। कि जितने प्लांट्स और एनिमल्स है वो किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं, ठीक है, ठीक है। एक देखिए मैं सेल थ्योरी के उन स्टेटमेंट को अभी डिस्कस कर रहा हूं जो हमारे 9th क्लास के एनसीईआरटी में है। 11th क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन 11th क्लास के स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस पे हमने डिस्कशन किया ना, शुरू में हम कर चुके हैं। दैट सेल इज
that cell is the basic unit of life, is the basic unit of लाइफ। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट किसने किया? प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट। किसके द्वारा किया गया? तो प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट। सही। अब उनका नाम भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक का नाम है स्लाइडन, ठीक है, इन्होंने 1838 में, ये शायद बॉटनिस्ट थे या जो, हाँ बॉटनिस्ट थे, ठीक है, और एक श्वान, इन्होंने 1839 में मिलके क्या किया? सेल थ्योरी का स्टेटमेंट दिया। क्या कहा कि जितने भी एनिमल और प्लांट सेल हैं किसके बने हुए हैं? सेल के, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और प्रोडक्ट ऑफ सेल के भी बने हुए हैं। ये है 12th क्लास में, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल से क्या मतलब है? एक सेल हमारा यहाँ पे है, दूसरा सेल हमारा यहाँ पे है, मान लेते हैं तीसरा सेल यहाँ पे है। अब इस सेल के बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है उसमें जो भी कंपाउंड होगा वो क्या है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ सेल है। ठीक है, इससे भी क्या बना हुआ? प्लांट और एनिमल बना हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन सेल थ्योरी को फर्दर, सेल थ्योरी फर्दर expanded by वर्च्यू। एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है वर्च्यू, 1855 में। ठीक है, वो देखिए, इन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट और एनिमल सेल हैं वो किसके बने हुए हैं? वो सेल और सेल के प्रोडक्ट के बने हुए हैं। ये बात तो वो कह गए। ठीक है, किसने कहा? स्लाइडन और स्वान ने। कब कहा? 1838 और 1839 में। लेकिन ये सेल कहाँ से आ रहा है? हमारा जो सेल है ना, ये जो सेल है मिसाल के तौर पे सेल से बने हैं। अब अरबों सेल होगा, बहुत सारा सेल होगा, तो ये सेल आ कहाँ से रहा है? तो वर्च्यू ने क्या किया, इस बात को, मतलब इस प्रॉब्लम को वो हल कर देते हैं वर्च्यू। वो कहते हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, वो कहते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा, जैसे आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो बाद में पढ़ेंगे। एक सेल है, ये डिवाइड करता है, फिर क्या बनता है? सेल डिवीजन भी हमको पढ़ना है ना। 2 बना, फिर ऐसे ही 4 बना, फिर ऐसे ही हमारा वो 8 बनता है। ठीक है, तो अब ये जो सेल है हमारा एक था, फिर तो ये जो सेल है, सेल्स अराइज हो रहा है किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये जो सेल है, मान लीजिए ये सेल है 8 नंबर का, ये कहां से आया? ये पहले ही नंबर से हुआ सेल डिवीजन के जरिए। सेल डिवीजन 2 तरीके का होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। इस आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो मोर टू नो जो हमारा वो है, मतलब क्या कहते हैं
मोर टू नो हमारा जो बॉक्स है एनसीईआरटी में, उसमें इतने इंफॉर्मेशन है। एक और इंफॉर्मेशन है, वो अगर जगह बचता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह है थोड़ा सा। अब वो क्या कह रहा है, या रफी कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो कह रहा है कि अब क्या हुआ, अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने दो बात देखी थी कि एक तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सेल्फ डिजाइन एक माइक्रोस्कोप बनाया, सेल्फ डिजाइन। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि लिविन हुक ने क्या किया, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप, ठीक है। लेकिन क्या हुआ देखिए इसमें, यानी आगे हम लोग सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब जो है ना हमारा कब पॉसिबल हो पाया, विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसकी डिस्कवरी क्या हुई, 1940 में इसकी डिस्कवरी होती है। इससे क्या पॉसिबल हो पाया, इससे पॉसिबल हो पाया किस चीज के बारे में, टू ऑब्जॉर्व, टू लिख लेते हैं, टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर of the cell and its various organelles, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर समझे, मिसाल के तौर पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, कब दिया था, 1972 में। अगर हम उस स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमारा कब पॉसिबल हो पाया, वो पॉसिबल हो पाया स्ट्रक्चर जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हमारा डिस्कवरी हो गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं होता तो हम इतने अल्ट्रा डिटेल्ड स्ट्रक्चर को कभी स्टडी नहीं कर पाते। इतनी बात तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, मेरे चैनल पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आप देख भी सकते हैं उसको। लेकिन 9th वाले बच्चे अभी इसी को वो समझे, इसी को इम्पोर्टेंट समझे। ये हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ना बेटा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये कब आया, 1972 में। अब हमारा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया, 1940 में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा क्यों पॉसिबल हो पाया, इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि डिस्कवरी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया और क्या अंडरस्टैंड किया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में और वेरियस ऑर्गेनल्स के बारे में। आगे हम इसको अभी पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हुई हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। हाँ देखें, अच्छा आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट कभी किया है, ये वाला, कि एक पेपर पे हमने, बचपन में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते थे। ये एक पेपर है और हम मैग्नीफाई, यहाँ पे मान लीजिए सनलाइट आ रहा है हमारा, ठीक है, और एक हमारा मैग्नीफाइंग लेंस होता था, और इससे हम उसको, यानी सूरज की रोशनी जो आती थी तो उस पे क्या होता था कि ये जो है ना मैग्नीफाइंग लेंस उसके इसको, यानी रे को,
ठीक है, यहाँ पे फोकस होता था और जहाँ पे एक टाइम आता था कि यहाँ पे बर्न हो जाता था, जलता था, ऐसा। तो आप लोगों ने मैग्नीफाइंग लेंस को देखा होगा। ये हमारा क्या है, मैग्नीफाइंग लेंस। क्या है, मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग फाइंग लेंस। जो बातें एनसीईआरटी में आती हैं, मैं उसको पूरा खोल देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, सॉरी, कि जब हमारा इन्वेंशन हुआ इसका, किसका, जैसे ही हमारा इन्वेंशन होता है मैग्नीफाइंग लेंस का, ठीक है, किसका, इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, तो इसने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का, ऐसे वर्ल्ड जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे, उसको इसने यानी लेड द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, यानी जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, तो ये हमको नजर आया है। कब नजर आने लगा, ये नजर आया हमें उस वक्त नजर आया जबकि हमने किसकी इन्वेंशन, हमने किसको किया, मैग्नीफाइंग लेंसेज को। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारा यानी ऑर्गेनिज्म था जो किससे बना हुआ था, सिंगल सेल से। किससे, सिंगल सेल से। ठीक है, अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। सिंगल सेल से पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म बना हुआ था। ठीक है, होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी एक सेल जो है, अच्छा इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो सिंगल सेल से बना होता है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिसेल्यूलर। क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, यानी ये जो सिंगल सेल है, ये उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जितने भी फंक्शंस है, ये सेल ही करता है। मतलब नेचर का, ऊपर वाले का ये कितना, मतलब वो है, मतलब वो कितना जबरदस्त, मतलब उनका वो है, सिस्टम है कि एक सेल जो है वो पूरा होल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर है। अब ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो बेसिक फंक्शंस है लाइफ के लिए उसको करता है, बेसिक फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का जो हमारा दिया हुआ है। एक तो हमारा अमीबा है, बचपन में भी आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा। ये अमीबा हो गया हमारा। ठीक है, एक हमारा एग्जांपल इसमें है क्लाइमाइडोमोनास। ये भी क्या है, एक सेल के बना होता है। आप लोग जब एल्गी पढ़ेंगे तो ये क्या है, एल्गी है। कैसा है, ग्रीन एल का, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, अब देखिए पैरामीशियम का नाम सुना है आप लोगों ने, ये पैरामीशियम क्या है, यूनिसेल्युलर है। कितने सेल से बना होगा, सिंगल सेल्स। यूनि का मतलब ही होता है सिंगल, यूनि। ठीक है, हमारा बैक्टीरिया है, ये जो है ना, ये भी क्या है, यूनिसेल्युलर। ठीक,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को या उसके माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को हम लोग कब देख पाए, जब हमारा किस चीज का इन्वेंशन हुआ, मैग्नीफाइंग लेंस का। ठीक है, अब अगर जगह है तो यहाँ पे मैं एक बात कह दूं, अब इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कितने हिस्से बना होगा, मैनी सेल से, मैनी सेल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मेनी, क्या होता है मेनी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। फंजाई हमारा क्या है, मल्टी सेलुलर। प्लांट्स मल्टी सेलुलर, एनिमल्स मल्टी सेलुलर। अब इसमें देखिए ह्यूमन, हम लोग भी क्या है, मल्टी सेलुलर। उसके बाद अगर हम एलिफेंट की बात करें, वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं एलिफेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो है ना वो क्या कह रहा है कि एक बात देखिए, अब एनसीईआरटी में बहुत अच्छी बात, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, बहुत शानदार किताब। कह रहा है कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म कहां से आ रहा है, कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। आप लोगों ने, अच्छा ठीक है, अब कैसे, हाउ। अच्छा, आप मान लीजिए अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, तो आपको पता है ना कि एक स्पर्म होता है, एक एग होता है, उससे क्या बनता है, जायगोट बनता है, फिर क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, और फिर हम एक मल्टी सेलुलर पूरा ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, सिंगल सेल था और मल्टी सेलुलर सेल ऐसे होते होते क्या हो गया, ह्यूमन बन गया। ये कैसे होता है, तो देखिए सेल डिवाइड करता है, ठीक है, अपने ही जैसे इसको सेल को पैदा करता है। ठीक है, यानी सेल क्या करता है, डिवाइड करेगा, ठीक है, अब प्रोड्यूस क्या करेगा, ओन काइंड, लिख देते ओन काइंड सेल। ठीक है, ठीक है। अब अभी सेल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, अभी जो वर्चू ने जो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया वो क्या था कि ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम, कहां से, प्री एग्जिस्टिंग से, प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है, एक सेल था, उससे बहुत सारा सेल बना, मतलब दो सेल, फिर वो डिवाइड किया, फिर क्या हो गया, सेल डिवीजन हुआ। अब सेल डिवीजन कितने तरीके का मैंने बताया था, दो तरीके का, कौन कौन, माइटोसिस, इसको पढ़ेंगे हम लोग अलग से, ठीक है। आपने स्पिंडल फाइबर वगैरह पढ़ा होगा, क्रोमोसोम वगैरह, जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी इसी को डिस्कस करते हैं। इसके जरिए क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ और क्या बन गया हमारा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन ये किससे बना, सिंगल सेल। यही बात कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, अब लाइफ का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, सेल से, सेल के नीचे हम किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे।
मुझे रफ करना पड़ता है इसलिए। अब हमने क्या पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, क्या पढ़ा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये भी किससे बन रहा है, सिंगल सेल से, ठीक है। लेकिन एक चीज सोचिए कि सेल, क्या आपको लगता है कि एक ही तरीके का होगा? नहीं। तो सेल क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में सेल कितने तरीके का, मतलब डिफरेंट काइंड्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ये डिफरेंट क्यों होता है? ये डिफरेंट होता है इसके फंक्शंस के हिसाब से, स्पेसिफिक फंक्शंस, जिसको जैसा फंक्शंस करना है वैसा उसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब एक बात बताइए, इस पेन का स्ट्रक्चर, इस बोर्ड का स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों? इसलिए डिफरेंट है कि सबका फंक्शंस डिफरेंट है। तो सेल में, यानी एक ही ह्यूमन बींग्स है, उसके अंदर में बहुत तरह का सेल है, अराउंड कहते हैं 200, करीब 200 टाइप्स, मैं यहाँ नंबर नहीं लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, मोर देन होंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमारा ये एक एनसीईआरटी ही का एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा स्मूथ मसल सेल है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर इसके फंक्शंस के, इसके काम के अकॉर्डिंग है। हमारा आरबीसी जो होता है, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये हमारा सॉरी आरबीसी नहीं कह रहा, ब्लड सेल ऐसा होता है, ठीक है। हमने बचपन में पढ़ा है एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, सबों ने पढ़ा होगा मेरा ख्याल है, बचपन से हम लोगों को ये स्ट्रक्चर सबको याद ही रहता है, न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। इसमें एक स्वान सेल होता है, उसी स्वान सेल पे काम किसने किया था, हमारे जो सेल थ्योरी में भी पढ़ा था, इसी में स्वान सेल भी होता है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा। ये हमारा क्या होता है, नर्व सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, नर्व सेल है, सेल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये कहाँ होता है, ये हमारा मतलब इस तो पूरा जाल है ना, आपने देखा दो न्यूरॉन के बीच के गैप को साइनेप्सिस कहते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब ये हमारा क्या है, ओवम, जो फीमेल में होता है। अब हमारा देखिए एक सेल होता है बोन सेल, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ एक बार। ये सारा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेरे ख्याल में पेज नंबर 58 के अराउंड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बना रहे हैं ताकि अंडरस्टैंड, जो बात अंडरस्टैंड करने की होती है उसको दोबारा रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे समझने के लिए जरूरी है उसको हम समझेंगे ना। ये हमारा फर्ज कीजिए कि बोन सेल, बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं बना, स्लिपरी ज्यादा है, ये क्या हमारा बोन सेल है, ठीक है, सेल, ठीक है। यहाँ पे जगह ना, एक हमारा आपको पता है स्पर्म सेल, ठीक है, क्या है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में है, ये सारे के सारा ह्यूमन में है हमारा, मान लेते थोड़ी देर के लिए, ह्यूमन में तो होगा ही, ह्यूमन बींग्स इन सबको कंसिस्ट करता है। लेकिन देखिए इसका टाइप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा, सबका डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, सबका क्या है, डिफरेंट है, ठीक है।
अब ये जो डिफरेंट है, ये सबका एक एक अलग अलग फंक्शंस है। अब स्मूथ मसल सेल्स का फंक्शन, अब ब्लड का फंक्शंस, न्यूरॉन का, स्पर्म का, बोन का और ओवम का, सबका डिफरेंट फंक्शंस है। अब इसी डिफरेंट फंक्शंस जो है ये, यानी शेप एंड साइज ऑफ द सेल जो है, ये रिलेटेड है किससे? स्पेसिफिक फंक्शन से। इस बात को मैं लिखूं या नहीं लिख देता हूं? फिर भी क्या लिखना है? हाँ, ये लिखना है, ये समझना है। हमने क्या समझा कि शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, ठीक है, ये रिलेटेड किससे है हमारा? रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। अब देखिए कुछ हमारा फिक्स सेल होता है, कुछ हमारा यानी चेंजिंग होता है। जैसे अभी हमने क्या बात की, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है, जैसे अभी अमीबा की बात की थी। अच्छा, अमीबा में कितने सेल होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेल? नहीं, यूनिसेल्युलर है अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर है। ठीक है, अमीबा क्या? यूनिसेल्युलर है। अच्छा, इसका सेल कैसा है? चेंजिंग शेप करता है। आप लोगों ने एक चीज पहले भी देखा होगा, चेंजिंग शेप। ठीक है, ये हमारा अमीबा भाई साहब है। अब ये यहाँ पे ना इसका भोजन रखा हुआ, कुछ भी फूड है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब अमीबा भाई साहब क्या करेंगे? अपने आप को चेंज कर लेंगे। ये क्या करेंगे? ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, और थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसको अपने अंडर ले आएंगे। ठीक है, चेंजिंग है। अब अभी हमने न्यूरॉन बनाया, अब न्यूरॉन भाई साहब तो ऐसे ही रहेंगे, फिक्स है। ठीक है, जो जो एग्जांपल दिया हो मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये भी सिंगल सेल है। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में एक बात और जान लीजिए। ठीक है, अब ये चेंजिंग हो गया। अब कुछ फिक्स शेप भी होता है, फिक्स्ड फिक्स्ड शेप। फिक्स शेप का स्ट्रक्चर क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, अब न्यूरॉन के बारे में एक मैं ये बताना था कि लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट मैं लिख रहा हूं, लार्जेस्ट सेल किसमें? इन ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबा सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। अभी जब हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म सेल के, यानी एक तो यूनिसेल्युलर होता है हमारा, दूसरा हमारा होता है मल्टी सेल्युलर। ठीक है, अब देखिए यूनिसेल्युलर क्या होता है? एक ही सेल का बना होता है ना, सिंगल सेल, सिंगल सेल। मल्टी सेल्युलर किसका बना होता है? मैनी सेल। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एक बात, बहुत अच्छे तरीके से समझिए इस बात को। इसमें यूनिसेल्युलर में जितने फंक्शंस होंगे वो एक ही सेल करेगा, यानी ऑल फंक्शंस डन बाय किसके? सिंगल सेल, सिंगल सेल। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो है ना इसमें ये होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर होगा। ठीक है, समझा देता हूं मैं, क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर होगा।
अभी एक कंसेप्ट हम लोग और पढ़ेंगे बाद में, यूकैरियोटिक और वो मतलब क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे बाद में, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, मिसाल एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए देखते हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, किसका, ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, वो डिफरेंट फंक्शंस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब हार्ट है, ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, ब्लड पंप करता है, ठीक है। हमारा स्टमक है, वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा फूड को, ठीक है। अच्छा, अब ये इसी किसमें हो रहा है, सेल, जैसे मान लिया हमारा इनसाइड सेल, सब कुछ तो यूनिट के लेवल पे होगा ना, सेल के लेवल पे होगा, ठीक है। लेकिन हमारा यूनिसेल्युलर में क्या होगा, ये सारा का सारा काम किसको करना है, सिंगल सेल को, ठीक है। कुछ पार्ट्स इसमें होते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब ये जो सेल है, इसमें इसके डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से सेल की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेसिफिक कंपार्टमेंट होते हैं, स्पेसिफिक। अब हमारे यानी कंपार्टमेंट, अब देखिए कि हमारा आपको पता है ना कि कोई हमारा बायोलॉजी पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कोई टीचर हमारे फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, कोई एसएसटी पढ़ाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, डिफरेंट डिफरेंट इसलिए एक पे इतना लेबर नहीं पड़े, सबका डिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है हमारा, उसके अंदर में बहुत सारे स्पेसिफिक, यानी खास करके यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। अब इसका स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, पर्टिकुलर फंक्शंस भी होगा, फंक्शंस होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका एक अलग फंक्शन होगा, एटीपी जनरेट करेगा। न्यूक्लियस का अलग फंक्शन है। फिर जो हमारा ईआर है, ईआर का अलग फंक्शन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ठीक है, ईटीसी। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर में, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हमारा प्रो यूकैरियोट्स है, उसमें सेल के अंदर में बहुत सारे स्पेसिफिक कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अब इसका एक पर्टिकुलर सॉरी पर्टिकुलर फंक्शंस होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ईआर है। अब हमारा यूनिसेल्युलर में क्या होता है, एक ही तरीके का सेल होता है, उसको डिफरेंट काम करने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें कोई स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, ठीक है। अगर वो, हाँ एक बात याद रखना, अगर वो यूकैरियोट नहीं है तो यूकैरियोट्स अगर नहीं है तो, अगर यूकैरियोट्स होगा तो यूकैरियोट्स में सिंगल में भी क्या होगा, हमारा मतलब सेल ऑर्गेनल होंगे, लेकिन अगर वो प्रोकैरियोट्स है तो उसमें नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए एक कंसेप्ट और बच रहा है, उसके बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। वो क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम किसी भी सेल को देखते हैं ना, एनिमल हो या प्लांट हो, ठीक है। अब मान लीजिए ये प्लांट सेल है, ठीक है, और ये हमारा अगर एनिमल सेल है, या तो हमें जो है ना तीन चीजें जरूर दिखती हैं। एक तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता है, ये प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट्स में, मैं आगे बताऊंगा प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल होंगे, कुछ नहीं जेनेटिक मटेरियल,
जैसे डीएनए है हमारा। लेकिन अगर हमारा सेल जो है ना, अगर मान लेते हैं कि हमारा, मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें प्रॉपर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, वेल डेवलप्ड क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा मान लेते हैं प्रोकैरियोट, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है, अगर हमारा प्रोकैरियोट्स होगा तो वो नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियाइड होगा वहां पे, ठीक है। अब ये जो हमारा एक चीज और, तीसरी चीज साइटोप्लाज्म लाजमी होगा, एकदम होना है साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म एक सेल में होता ही होता है, ठीक है। इसको हम लोग टिपिकल सेल कह रहे हैं, मतलब एक सेल में ये चीजें होंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू करेंगे और फिर इस चैप्टर को 2-3 क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आप लोग वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी क्यूरीज हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जो है ना उसको पूछें, ठीक है, वो चीजें रिजॉल्व होंगी। उम्मीद है कि आप जो है क्लासेस रेगुलर आएंगी, कुछ इशूज थे जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।